चैप्टर 4 चल रहा है वन्य जो समाज है उपनिवेशवाद। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ जो वन थे अपने हिंदुस्तान में, उसमें जो औपनिवेशिक सरकार है उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो उसके बाद क्या स्थिति आई, नए रोजगार, ठीक है, नए व्यापार, नई सेवाएं। तो यहाँ पे अगर अपन कहते हैं कि औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण हो गया तो इससे नुकसान तो हुए ही, पर कहीं कुछ लाभ भी हुए लोगों को, क्योंकि वन विभाग का नियंत्रण हो ही गया था, तब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जो वन उत्पाद हैं उसके ऊपर वो निर्भर हो गए और वन उत्पादों का व्यापार जो था वो बढ़ गया। लोग वनों से जो प्राप्त चीजें हैं उनसे जो है वो व्यापार करने लगे और उसमें उनका जो है निर्भरता ज्यादा बढ़ गई। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने ये जो औपनिवेशिक सरकार थी उस समय, यहाँ पे भी देखिए उन्होंने अपना फायदा देखा, क्योंकि लोगों को तो यहाँ पे पाबंदियां लगा दी गई थी। आपने अधिनियम में पढ़ा था कि जो जंगल है उनकी कैटेगरी बना दी गई थी और उसमें लोगों का जो खासतौर पे गाँव के लोग थे, जो आदिवासी समुदाय था, जो वनों पे निर्भर था, उनके आने जाने पर, शिकार करने पर, वहाँ की वन उत्पाद की सामग्री एकत्रित करने पर, पशु चराने पर, सब पे जो है रोक लगा दी गई थी। तो उनका जीवन एक तरह से ठहर गया था। और एक काम इन्होंने और किया ब्रिटिश सरकार ने कि उन्होंने जो यूरोप की कंपनी थी, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, उनको जो है वन उत्पाद के व्यापार के लिए, यहाँ पे एक शब्द आया बच्चों, इजारेदारी, बुक में भी देख लेना आप, उसको अंडरलाइन कर लेना। इजारेदारी का मतलब है कि पूरा एक अधिकार दे दिया उनको, एकाधिकार, कि वन्य जो उत्पाद है उस पर अब आपका नियंत्रण होगा, अब आप यहाँ पे व्यापार करिए। तो ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय कंपनी को वन उत्पाद के व्यापार का एकाधिकार, जिसको नाम क्या बताया गया, इजारेदारी, ये सौंप दी। तो अब तो क्या है कि यूरोपीय कंपनियां पावरफुल जो थी, इन्होंने अब क्या अपना पूरा नियंत्रण यहाँ पर स्थापित कर लिया और अब इन्होंने जो है बहुत अन्य तरह के जो है पाबंदियां वहां पर लगा दी गई। तो स्थानीय जो लोग थे उनका जीवन और मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि इनके तो जीवन निर्वाह इसी पे था, जंगलों पर ही। पूरे के पूरे जो आदिवासी समुदाय है इनका सारा जो जीवन है जंगलों के बीच ही होता है। जंगलों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। और बहुत सारे समुदाय हैं, उनके सबके रीति रिवाज, विश्वास जो है सब जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब ये ब्रिटिश सरकार ने, औपनिवेशिक सरकार ने जब यूरोपीय कंपनियों को ये इजारेदारी का दे दिया, अधिकार दे दिया, तो उससे स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। एक तो उनके जंगलों में शिकार करने पे पाबंदी लगा दी गई, जो वहां पे लोग शिकार किया करते थे। वनों में इनका प्रवेश जो है उस पर रोक लगा दी गई, वनों में जाना ही नहीं है, उसमें इनको जो है रोक लगा दी गई। अगर कहीं जाते थे तो उनको फिर दंड देना पड़ता था, जुर्माना देना पड़ता था। पशु चराने पे रोक लगा दी गई। तो ऐसे में जो चरवाहे थे, जिनके पास पशु होते हैं, जो अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, जो घुमंतु समुदाय थे, ठीक है, इनकी तो जीविका ही छीन गई। जीविका ने अपने जीवन यापन के लिए वो जो कार्य करते थे वही छीन ली गई, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और तो और इन लोगों को एक अपराधी कबीला भी कहा जाने लगा। अगर ये अपने गांव में या अपने उस जंगल में जाना चाहते थे तो उस पर तो रोक लगाई दी गई थी और इनकी इन गतिविधियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, अवैधानिक घोषित कर दिया गया और उनको वहां पे जो कई तरह की पाबंदियों को झेलना पड़ता था। तो आपराधिक कबीला जो था, इनको जो है अभी कहा गया कि ये तो इनका काम रह गया, इसमें तो रोक लग गई। तो सरकार की निगरानी में जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं, खदान है, बागान है, ठीक है, वहां पे इनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आपको यहाँ पे अब काम करना पड़ेगा। तो ये सरकार की निगरानी में जो चलाया करते थे उसमें इनको काम करना पड़ा। चाय के बागान, अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो वहां के आदिवासी स्त्री पुरुष थे उनको भी क्या करना पड़ा, यहाँ पर चाय के बागानों में इनकी भर्ती होने लगी। स्त्री पुरुष जो भी थे झारखंड और यहाँ के, उनके वहां पे, पर यहाँ पे देखो एक तो उनकी मजदूरी कम थी, कार्य के घंटे जो थे वो भी ज्यादा थे और वहां पे जो कार्यस्थल था जहाँ काम करने जाते थे बागानों में,
वहाँ परिस्थितियां भी अच्छी नहीं थी, उनके साथ कोई वहाँ पे अच्छा व्यवहार तो हो नहीं रहा था, वहाँ निगरानी रखी जाती थी इनके ऊपर, और इतनी खराब परिस्थितियां थी कि अब एक बार वो वहाँ चले जाते थे तो इनका लौटना भी जो था इतना आसान वहां से नहीं था, क्योंकि ये उनके एक तरह से क्या आ गए थे, नियंत्रण में आ गए थे। तो ऐसी स्थितियां जब हो रही थी तो लोगों के मन में सरकार के प्रति बहुत आक्रोश और रोष की भावना जन्म ले रही थी, और इस आक्रोश, क्रोध, रोष की भावना ने जो है एक विद्रोह की भूमिका जो उत्पन्न कर दी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वनों में जो विद्रोह हो रहे थे। तो ये जो वन्य समुदाय हैं, ठीक है, इन्होंने ये जो बदलाव देखे अपनी जिंदगी में, जो दखल देखा सरकार का, तो इनको लगा हमारे जीवन में जो बदलाव आया है, तो इस बदलाव के खिलाफ जय बगावत की भावना इनमें आ गई। और 1905 में ये जो पाबंदियां उन्हें लगा दी गई थी, इसने एक चिंगारी का काम जो था उनके लिए किया। तो यहाँ पे जो विद्रोह हुआ, इसमें एक जगह का नाम आता है बस्तर। बस्तर में, मतलब बस्तर की जो वहां की रियासत थी, वहां पे जो विद्रोह हुआ, तो सबसे पहले पता होना चाहिए बस्तर है कहाँ पे। तो आपने बच्चे नक्शे में मध्य प्रदेश देखा होगा बीचों बीच, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साइड में ही एक हिस्सा है बच्चों, एक लंबाई में आपने देखा होगा राज्य, वो छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ जो है वहीं पर बस्तर रियासत, और ये जो बस्तर है, मतलब जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण का हिस्सा है, तो वहाँ की जो सीमाएं हैं वो अन्य राज्यों से भी लगी हुई हैं। तो ये जो बस्तर रियासत है छत्तीसगढ़ में, ये जो दक्षिण में है, इसकी जो सीमाएं हैं वो लग रही हैं आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से। इनकी सीमाओं से ये जो है बस्तर रियासत जो है वो लगी हुई है। इसका जो केंद्रीय भाग है बस्तर का, वो पठारी भाग है, ठीक है। और पठार में आपको मालूम है कि पठार में किस तरह से जो है स्थितियां होती हैं। इसके उत्तर में जो है वहाँ छत्तीसगढ़ वाला मैदान है, ठीक है। दक्षिण में गोदावरी वाला मैदान है, गोदावरी नदी। फिर इस हिस्से से पूर्व से पश्चिम की ओर एक इंद्रावती नदी जो है वो बहती है। यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते हैं, आपके बुक में देखिएगा आप, उसमें बहुत सारे नाम दिए हैं। तो बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते थे जिनके सबके जीविका के साधन एक ही थे, क्योंकि सब जंगलों पर निर्भर थे। इन सबके रीति रिवाज, विश्वास, धार्मिक आस्थाएं, ये सब एक समान थी, क्योंकि ये सब संस्कृतियों में क्या थे, परंपराओं में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये प्राकृतिक चीजों को जो है बहुत जो है ईश्वरीय प्रदत्त चीजें मानते थे, और इनके लिए जो प्रकृति से प्राप्त चीजें थी, जैसे धरती है, धरती से तो उनका जुड़ाव है ही, तो धरती को माँ मानना, फिर जो जंगल है, ठीक है, पानी है, ये जो इनको यहाँ पर इजीली मिल रहा था, ठीक है। जमीन है, धरती है, यहाँ पर इसको ये धरती माँ मानते थे। फिर नदी है, जंगल है, पहाड़ है, मतलब जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, तो ये जो धरती माँ है, तो ये जब इनके विशेष त्योहार होते हैं, तो ये त्योहार जो होते हैं प्रकृति के लिए जो है ये अपनी आस्था प्रकट करते हैं, विश्वास प्रकट करते हैं, और त्योहारों में जो है धरती माँ को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो ये इनके प्राकृतिक जो परंपराएं हैं, मतलब प्राकृतिक चीजों के जो इनके रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इनके सब एक कॉमन है, एक दूसरे से ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और त्योहार में ये लोग सभी लोग क्या होते थे, वहां पर इकट्ठे होते थे, और इकट्ठे होकर के फिर ये चर्चाएं वहां पर किया करते थे, और ये अपनी इस प्राकृतिक संपदा की देखभाल करते थे। हाँ, इतना था कि अगर ये आपस में सारे समुदाय जुड़े हैं और इनको आपस में ही एक दूसरे के जंगल से कोई चीज की आवश्यकता है, जैसे लकड़ी चाहिए या किसी और चीज, तो इसके बदले में इनको थोड़ा कुछ शुल्क चुकाना पड़ता था। ये इनके कुछ आपसी जो है इनके कुछ नियम कानून थे। तो ये एक दूसरे से अगर कोई लकड़ी चाहिए किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय के जंगल से, तो इसके बदले में वो कुछ जो है शुल्क भी चुकाया करते थे, जिसको देवसारी कहा जाता था। ये उनकी भाषा में शुल्क का नाम था। फिर इन्होंने क्या कर रखा था कि इन प्राकृतिक चीजों की देखभाल के लिए चौकीदार भी नियुक्त कर रखे थे, जो इनकी प्राकृतिक संपदा की देखभाल करते थे, और इसके बदले में उस चौकीदार को या जितने भी लोग इनकी निगरानी रहती थी, उनको वो उसके बदले में अनाज दिया करते थे। तो अनाज इनको मुफ्त में जो है वो दिया जाता था।
और फिर समय समय पे ये लोग सभी आदिवासी समुदाय के लोग मिलकर के सभाएं किया करते थे। और सभाओं में फिर ये क्या है कि इस तरह की जो पाबंदियां लगा दी गई थी उसके ऊपर चर्चा वहां पर किया करते थे। और चर्चाओं के अंतर्गत फिर क्या है कि धीरे धीरे इनका जो है रोष क्रोध जो है बढ़ने लगा सरकार के खिलाफ, और धीरे धीरे फिर क्या है कि विद्रोह के रूप में सामने आने लगा। और इसमें कौरवों गांव के जो है एक समुदाय का नाम आता है कि जिसमें सबसे पहले जो है एक इसके लिए पाबंदी ने एक चिंगारी का काम किया और वहां से विद्रोह की शुरुआत जो है हुई। तो आगे कैसे विद्रोह हुआ, इसका क्या असर हुआ, क्या विद्रोह सफल रहे, उसकी चर्चा हम अगले लेसन में अगले उसमें करेंगे।